So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes today I am starting with your microprocessor unit 1 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है एंड बहुत अच्छे से मैंने ना आपको उसके अंदर आर्किटेक्चर ऑफ 80386 माइक्रोप्रोसेसर पढ़ा दिया है। हमने प्रोग्रामिंग मॉडल्स को भी देख लिया है। सो नाउ इज द टाइम टू सी द रिमेनिंग वंस एंड जहां से हमने छोड़ा था फ्लैग रजिस्टर तक हमने देख लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। ठीक है, तो एकदम आप सीरियसली देखने जाओगे तो आपको हर टॉपिक जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आज प्रॉब्लम ये है कि माय लैपटॉप इज नॉट विथ मी बिकॉज उसमें कुछ तो भी एरर्स आ रहे हैं, तो फिर इट इज गॉन टू द सर्विस सेंटर, तो इसलिए आज मुझे जो है मोबाइल से ही बनानी पड़ेगी वीडियो। तो लेकिन ठीक है, आपको हर चीज वही कंटेंट मिलने वाला है, मैं भी वही हूँ एंड पीडीएफ भी वही है जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली थी। तो नो वरीज, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बट आई एम होपिंग दिस कि आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एंड अब आप जब रिवाइज करने जाओगे फ्रॉम द नोट्स तो आपको हर चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। इवन दिस माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो कि बहुत ज्यादा टफ जाता है लोगों को बिकॉज यस माइक्रो प्रोसेसर की प्रायर नॉलेज नहीं होती है एंड नाउ दिस इज एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर है तो कोई बात नहीं, हम जो है सीरियली पढ़ेंगे हर चीज एंड एक मैं वर्ड आपको समझाऊंगी उसका मतलब क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये हमारा 4th पॉइंट है। ठीक है, वी वर डूइंग द प्रोग्रामिंग मॉडल्स एंड वो पीडीएफ अभी मैंने ओपन नहीं करी है तो यू कैन सी एंड वो पर्टिकुलर नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये भी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, सारे के मोस्टली सब नोट्स अपलोडेड हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट के यूनिट 2 के नोट्स बाकी हैं, वो आई विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं, तो ये जनरल फॉर्मेट होता है इंस्ट्रक्शंस का इन 80386। ठीक है, तो हर एक माइक्रो प्रोसेसर का एक इंस्ट्रक्शन के लिए जनरल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट क्या है, देखो यहाँ पे आपका लेबल नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, आज देखो कर्सर नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, लेकिन मैं एक स्क्रीन पे छोटा ही कंटेंट रखूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो जैसे कि आई एम सेइंग कि लेबल, ठीक है, लेबल क्या है, लेबल इज नथिंग बट द ऑप्शनल नेम गिवन टू द इंस्ट्रक्शन। हम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसको ऑप्शनल नेम जो हमें देना है, लेट्स से ए बी सी एनीवन, सो वो हम लेबल के अंदर देते हैं। देन वी हैव कोलन, देन वी हैव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, जो एक्चुअल कमांड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, लेट्स से मूव हो गया आपका, ऐड हो गया, ऐसे। ठीक है, उसके बाद OP1 एंड OP2 आर नथिंग बट द वैल्यूज, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। ठीक है, इनको हम क्या बोलने वाले हैं, जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर वैल्यूज हमारी इन्वॉल्व है जैसे कि रजिस्टर्स हो गए या फिर मेमोरी लोकेशंस हो गई, उनको हम ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 यहाँ पे बोलेंगे। एंड एट लास्ट यू हैव अ सेमीकोलन एंड कमेंट। ओके, तो कमेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में, तो उससे पहले हम जो है सेमीकोलन दे देते हैं, सो इट बिकम्स द कमेंट। ठीक है, तो कमेंट क्या है, नथिंग बट देन ऑप्शनल नोट टू एक्सप्लेन व्हाट द इंस्ट्रक्शन डज। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो कि हमें फॉलो करना है एंड आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ द 5th थिंग इज द ऑपरेंड सिलेक्शन। ठीक है, ऑपरेंड सिलेक्शन, अब आपको जो है ना ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। आई होप यू ऑल नो दैट। अभी यहाँ पर जो है ऑपरेंड सिलेक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपने ऑपरेंड्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से वेज है हमारे पास। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे ऑपरेट ही हमारे डेटा के ऊपर होते हैं। ठीक है, एंड दिस डेटा इज नथिंग बट द ऑपरेंड। क्लियर, अगर हम 2+3 कर रहे हैं, प्लस क्या है मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया, क्या करना है मुझे एडिशन करना है और मेरे ऑपरेंड्स क्या हो गए 2 और 3, है ना। इसका मतलब जिसके ऊपर मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेंड सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग द करेक्ट डेटा फॉर एन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो हम ऑपरेंड सिलेक्शन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इट इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑपरेंड सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑपरेंड्स फॉर एन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए हम अगर कोई ऑपरेंड्स को चूज कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेंड सिलेक्शन बोलते हैं। 80386 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स। अब कौन से ऑपरेंड सपोर्ट करते हैं 80386, तो फर्स्ट है आपके पास इमीडिएट ऑपरेंड्स। ठीक है, इमीडिएट ऑपरेंड्स बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी। देखो क्या लिखा है, इमीडिएट ऑपरेंड्स आर वैल्यूज दैट आर स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, है ना। इसका मतलब जो ये क्या है, आपकी फिक्स्ड वैल्यूज है, यानी कि जैसे कि हम असाइन करते हैं ना a इज इक्वल टू 5, 5 क्या
वैल्यू है जो कि डायरेक्टली असाइन हो जाएगी ए के अंदर। वैसे यहाँ पे हमेशा याद रखो, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है मूव ई ए एक्स कॉमा 5, इसका मतलब ये जो 5 है ये मेरा कहाँ पे चला जाएगा, 5 डायरेक्टली हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर चला जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे हमारा, देखो ई ए एक्स, दिस इज द थिंग जिसके अंदर हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो 5 क्या है यहाँ पे, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि डायरेक्टली हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर चली जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज योर इमीडिएट ऑपरेंड्स, है ना, बहुत इजी। तो इमीडिएट ऑपरेंड्स क्या है, एक वैल्यू है दैट आर स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। क्लियर? इसका मतलब अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि नंबर्स हो गए, ऐसी वैल्यूज, इनको अगर हम असाइन कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इमीडिएट ऑपरेंड्स। क्लियर? नाउ द सेकंड थिंग इज रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो रजिस्टर ऑपरेंड्स क्या है, रजिस्टर ऑपरेंड्स आर वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, हमारे रजिस्टर्स क्या है, हमारी स्मॉल मेमोरी है सीपीयू के अंदर, हम बोलते हैं ना जिनके अंदर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया, एग्जांपल के अंदर देखो मूव EAX कॉमा EAX, अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन एकदम सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो EAX के अंदर जो वैल्यू होगी वो जाके कॉपी हो जाएगी यहाँ लेफ्ट वाले EAX के अंदर, ठीक है। राइट वाला जो EAX है कॉमा के बाद वो EAX की वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, लेफ्ट वाले EAX के अंदर चली जाएगी। वैसे अगर लॉजिकली देखें तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन ये बता रहा है क्या रजिस्टर वर्क कैसे करते हैं। ये EAX क्या है, रजिस्टर्स है आपके। क्लियर? तो रजिस्टर टू रजिस्टर अगर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, रजिस्टर ऑपरेंड्स। अब यहाँ पे अगर हम EAX कॉमा EBX करते तो EBX के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो कहाँ पे स्टोर हो जाती, EAX के अंदर स्टोर हो जाती। बस ये बात याद रखो कि जो फ्लो है वो राइट टू लेफ्ट जाता है ना। अगर हम कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखा है तो ये फॉर्मेट में हमें समझ में आना चाहिए, जो राइट में कॉमा के बाद लिखा है उसकी जो वैल्यू है वो जाके लेफ्ट में जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देख लिया, इमीडिएट ऑपरेंड्स देख लिया और रजिस्टर ऑपरेंड्स देख लिया। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ थर्ड वन इज मेमोरी ऑपरेंड्स। ठीक है, अब मेमोरी ऑपरेंड्स क्या है, ये वैल्यूज हैं विच आर स्टोर्ड इनसाइड द रैम। रैम क्या है, आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज दैट आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब देखो बहुत ज्यादा सिंपल, इसका एग्जांपल देखो, मूव EAX कॉमा EBX। अब EBX आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मतलब क्या है, ये हमें डिनोट कर रहा है कि ये कोई एड्रेस है। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा रजिस्टर है जिसके एड्रेस पे जाके हमें देखना पड़ेगा, या फिर उसके मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो जाके हमारे EAX के अंदर मूव हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू विच इज स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन गिवन बाय EBX इज स्टोर्ड और इज मूव्ड टू EAX। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट से आपको समझ लेना है कि ये क्या डिनोट करने वाला है। यहाँ पे मतलब ये कोई एड्रेस है, लाइक इसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू प्रेजेंट होगी वो जाके हमारे रजिस्टर EAX के अंदर स्टोर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो मेमोरी ऑपरेंड्स भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सिक्स्थ वन इज द इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस। यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, आपके ऑपरेंड सिलेक्शन वाला पार्ट, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आपके तीन ही यहाँ पे ऑपरेंड्स आपको पढ़ने, इमीडिएट ऑपरेंड्स, रजिस्टर ऑपरेंड्स एंड मेमोरी ऑपरेंड्स। क्लियर? ओके। Now the sixth thing is your interrupts and exceptions। तो interrupts and exceptions भी बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। देखो अब हमारा जो 80386 माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसके पास दो वेज होते हैं, मतलब इस टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम, है ना। अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसके पास क्या है, दो तरीके है, दो मैकेनिज्म है जिससे वो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हमें एक्सेप्शंस और इंटरप्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो एक्सेप्शंस के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस आर सिंक्रोनस events that are responses of the CPU to certain conditions detected during the execution of a instruction। अब देखो इस सिंक्रोनसली हो रहा है, ठीक है। सो दिस अकर सिंक्रोनसली, मतलब दे हैपन एट द एग्जैक्ट टाइम जब एरर डिटेक्ट हो रहा है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। समझ में आ गई मेरी बात? तो जब भी एरर डिटेक्ट हो रहा है उसको हम उसी एग्जैक्ट टाइम पे हम जो है ना ये एक्सेप्शंस चलाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो तो। एग्जाम्पल का मैं दे रही हूँ, मैं लेट्स से डिवीजन बाय जीरो वाला एरर। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम है वो डिवाइड करना चाह रहा है जीरो से, ठीक है, तो जो सीपीयू है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है और क्या कर देता है, एक एरर, एक एक्सेप्शन रेज कर देता है।
समझ में आ गई मेरी बात? यही था एग्जाम्पल। तो यही होते हैं एक्सेप्शंस। क्लियर? जो सीपीयू है वो खुद ब खुद इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है और क्या रेज करता है, एक्सेप्शन रेज करता है, अगर कोई चीज जो है ना मतलब वी कैन से लॉजिकली बिल्ट नहीं हो पा रही है तो। क्लियर? इंटरप्ट्स मतलब देखो ये भी सिंक्रोनसली होता, इंटरप्ट्स आर asynchronous events that typically triggered by external devices needing attention। अब ये asynchronous है। asynchronous का मतलब they can happen at any time। ठीक है? अब एक्सेप्शंस क्या थे? दे कैन हैपन एट द एग्जैक्ट टाइम, जब एरर डिटेक्ट होगा तभी, है ना? एग्जीक्यूशन के टाइम जब एरर डिटेक्ट होगा तभी एक्सेप्शंस होंगे। लेकिन इंटरप्ट्स क्या है? ये असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस का मतलब ये कभी भी हो सकते हैं, दे कैन हैपन एट एनी टाइम। यूजुअली कब होता है ये? जब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस, है ना? तब ये होता है। अब ये इसका एकदम सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो लेट से आपने क्या किया है, कीबोर्ड में कोई प्रेस कर दिया है, कोई की प्रेस कर दिया है या फिर माउस क्लिक कर दिया है, तो इससे क्या हो गया ना, आपका सीपीयू इंटरप्ट हो गया टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर एक्शंस, है ना? तो ऑफ कोर्स हमारा जो सीपीयू उसके लिए यूजर एक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो जो चीज वहां पे चल रही है वो स्टॉप हो गई, है ना? सो दिस हैपेंस and this can also happen at any time, hence we call it as asynchronous and these are nothing but interrupts। ठीक है? तो आई होप एक्सेप्शंस एंड इंटरप्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। सो दिस कम्स अंडर दिस एंड नाउ योर जो मैंने 6 आपको बताए थे प्रोग्रामिंग मॉडल्स वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द ऑपरेटिंग मोड्स। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो देखो ऑपरेटिंग मोड हमने पढ़ा हुआ है, हमारे पास 3 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड वर्चुअल मोड। अब हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। देखो ऑपरेटिंग मोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग मोड्स हमारे 80386 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या करते हैं, ठीक है? तो ये डिटरमाइन करते हैं क्या, which determines the features that are accessible, यानी कि कौन से फीचर्स हो गए या फिर कौन से इंस्ट्रक्शंस हो गए जो हमारे लिए अवेलेबल फॉर यूज है ना, हमारे लिए अवेलेबल है। तो इनको कौन डिटरमाइन करता है? ये हमारे ऑपरेटिंग मोड डिटरमाइन करता है। ठीक है? हमारे पास फर्स्ट है रियल एड्रेस मोड। ठीक है? रियल एड्रेस मोड बोलो या फिर रियल मोड बोलो, ठीक है, दोनों भी सेम है। नाउ दिस इज द मोड, मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में ना, हम एक एक को समझते हैं। आई हैव रिटन यहाँ पे देखो, इसको हम देखो ऑफन कॉल्ड एज जस्ट रियल मोड आल्सो एंड इट इज द मोड ऑफ प्रोसेसर इमीडिएटली आफ्टर रीसेट। इसका मतलब क्या? अब ये जो है ना, आप जैसे रीसेट कर लेते हो, ठीक है, दिस इज द मोड दैट प्रोसेसर स्टार्ट्स इन इमीडिएटली आफ्टर रीसेट। जैसे ही रीसेट कर रहे हो आप, तो आपका प्रोसेसर सबसे पहले कौन से मोड का स्टार्ट करने वाला है? रियल मोड को स्टार्ट करने वाला है। ठीक है? तो ये सबसे पहले स्टार्ट होने वाला मोड है। ठीक है? इट वर्क्स लाइक एन ओल्डर 8086 प्रोसेसर। ठीक है? मतलब जैसे पुराना 8086 प्रोसेसर था, उसका मतलब क्या, इसके बोलने का मतलब क्या है? इट कैन एक्सेस ओनली 1 MB ऑफ द मेमोरी। ठीक है? अभी भी वो क्या कर रहा है? 1 MB ऑफ मेमोरी को ही यूटिलाइज कर रहा है, लाइक 8086 माइक्रो प्रोसेसर। कोई चेंजेस है क्या इसके अंदर? नहीं है। ये मैंने आपको एडिशनल नॉलेज दी कि 1 MB ऑफ मेमोरी। ठीक है? तो ये क्या करता है, जैसे कि 8086 भी अपनी 1 MB ऑफ मेमोरी को यूज करता है, एक्सेस करता है फॉर जस्ट दैट ओपनिंग पर्पस, वैसे ही 80386 के अंदर भी उसका सेम कंटेंट है। ठीक है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन। ठीक है? अगर आपको अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है, ठीक है, बिफोर स्विचिंग टू अदर मोड्स, तब आपका जो है इनिशियलाइजेशन वाला, स्टार्टिंग अप वाला प्रोसेस कौन हैंडल करता है? आपका रियल मोड हैंडल करता है। क्लियर? अच्छे से एक बार और रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। रियल मोड ऑफन कॉल्ड एज जस्ट रियल मोड इज द मोड ऑफ द प्रोसेसर इमीडिएटली आफ्टर रीसेट। इन रियल मोड द 80386 appears to programmers as a fast 8086 with some new instructions। ठीक है? Most applications of 80386 will use real mode for initialization only। तो इसका मेन काम क्या हो गया? इसका मेन काम हो गया इनिशियलाइजेशन ओनली। क्लियर? सो ये था रियल मोड। प्रोटेक्टेड मोड, प्रोटेक्टेड मोड क्या है? ये नेचुरल 32 बिट एनवायरनमेंट है ऑफ 80386 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है? क्या है ये? फुल 32 बिट मोड है
आपके 80386 का, जहाँ पे आपके एडवांस्ड फीचर्स जो है वो अवेलेबल है। ऊपर हमने बात की ये क्या है, अब ये रियल मोड है, ठीक है, 80386 में है, लेकिन ये 8086 के अंदर भी है, तो इसके अंदर क्या एडवांसमेंट हुई, कुछ भी नहीं, राइट। तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस न्यू हो सकते हैं, लेकिन उसका काम वही है, क्या करना, इनिशियलाइज करना। लेकिन जो ये प्रोटेक्टेड मोड है, यहाँ पर आके अब जो है ये आपका कंप्लीट 80386 प्रोसेसर बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज अब इसके अंदर 32 बिट एनवायरनमेंट आ गया है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पार्ट 1 के फर्स्ट पेज के अंदर बता दिया था, जो आपका 80386 माइक्रो प्रोसेसर है वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ना। और बाकी जो है आपके 8086 हो गए, जो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो क्या है आपके, वो आपके 16 बिट हो जाते हैं, 8 बिट हो जाते हैं। तो ये एडवांस्ड इसीलिए कहलाया जाता है बिकॉज इट इज 32 बिट, है ना। अब 32 बिट का मतलब क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये क्या करेगा, 32 बिट ऑफ डेटा को एट अ टाइम प्रोसेस करेगा, है ना। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो 32 बिट का एनवायरनमेंट है आपके 80386 का, वो यहाँ पे बनता है। कहाँ पे बनता है, आपके प्रोटेक्टेड मोड में बनता है। अब जैसे कि ये 32 बिट है, इसका मतलब कि एडवांस्ड फीचर्स यहाँ पे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है एक्सेस टू लार्ज मेमोरी, जैसे कि आपका 4 GB हो गया, है ना। मैं आपसे बात कर रही थी लाइक फर्स्ट में हमने फीचर्स जब पढ़े थे तो हमने देखा था हमारी मल्टीटास्किंग हो गई। जब मल्टीटास्किंग का मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स आप एक साथ एक सेम टाइम पर रन कर पा रहे हो। मेमोरी प्रोटेक्शन हो गया, लाइक ऐसे क्या है ना, एक प्रोग्राम होगा ना, उसको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद अनदर, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी प्रोटेक्शन। तो ऐसे नंबर ऑफ फीचर्स आई हैव टोल्ड यू, and those all features are now enabled in this protected mode. I hope it is very clear. फीचर्स वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ओके, दैट इज द मेन क्वेश्चन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। जो फर्स्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1 में ही बता दिया था। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रोटेक्टेड मोड के बारे में आपको समझाया, ये क्या है, अब यहाँ पे ये आपका 32 बिट एनवायरनमेंट यहाँ पे एनेबल हो जाता है 80386 प्रोसेसर का, और इस मोड के अंदर आपके सारे इंस्ट्रक्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वर्चुअल मोड, ठीक है। वर्चुअल मोड को हम V86 मोड भी बोलते हैं, क्लियर, ओके। V86 मोड ये क्या है, आपका स्पेशल मोड है। ये कहाँ होता है ना, ये आपके प्रोटेक्टेड मोड जो होता है ना, प्रोटेक्टेड मोड उसके अंदर होता है, समझ में आ गई। ये क्या करता है, मैं आपको सिंपल में पहले बता देती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। ये अलाउ करता है आपके सीपीयू को टू रन द ओल्डर 8086 प्रोग्राम्स अंडर योर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये है तो 80386 का, लेकिन ये वर्चुअल मोड क्या है, ये डेडिकेटेड वर्चुअल 8086 मोड है, इसीलिए इसको V86 मोड बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये क्या करेगा, ये आपके सीपीयू को अलाउ करेगा टू रन दैट ओल्डर 8086 प्रोग्राम आपके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और इस वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है क्विकली, है ना, बिटवीन योर वर्चुअल 86 मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड टू हैंडल टास्क एफिशिएंटली, ठीक है। अब इसको रीड करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको बोला है वही इसमें लिखा हुआ है। सी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज V86 मोड. इट इज अ डायनामिक मोड in the sense that the processor can switch repeatedly and rapidly between V86 mode and protected mode. अब ये कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये सीपीयू में से वो वाले ओल्डर 8086 प्रोग्राम्स को रन करता है। कहाँ पे रन करता है, इनसाइड द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, है ना। तो आपके प्रोटेक्टेड मोड के और V86 मोड के बीच में स्विचिंग जो है वो एकदम पॉसिबल है, रिपीटेडली एंड रैपिडली। इन दिस द सीपीयू एंटर्स द वर्चुअल 86 मोड या फिर V86 मोड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड मोड टू एग्जीक्यूट एन 8086 प्रोग्राम विच then leaves the V86 mode and enters protected mode to continue executing a native 280-386 program, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा वर्चुअल मोड। आपको अगर क्वेश्चन आता है राइट, तो आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप रियल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड, वर्चुअल मोड, बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपको बताते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है वो कैसे डेटा को एक्सेस करने वाला है, आपके मेमोरी में और रजिस्टर्स में आपके डेटा को कैसे एक्सेस करने वाला है। इसका मतलब यही कौन डिफाइन कर रहा है, बेसिकली आपका एड्रेसिंग मोड डिफाइन कर रहा है। लेट अस मूव, एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसेसर्स प्रोवाइड डिफरेंट वेज टू एक्सेस दीज ऑपरेंड्स फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस,
है ना। तो जो आपका 80386 है ये बेसिकली इसके पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं, बहुत सारे का मतलब है 11 एड्रेसिंग मोड्स हैं, बट दे आर ग्रुप्ड, लाइक मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 80386DX provides a total of 11 addressing modes for instructions to specify the operands and these addressing modes can be categorized into 3 groups। ठीक है, तो आगे 3 ग्रुप्स है, रजिस्टर, इमीडिएट एंड मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग। तो ये है, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा अभी कि एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या होता है। मैंने जो आपको बेसिक समझाया, इट डिफाइंस हाउ द प्रोसेसर एक्सेस द डेटा इन मेमोरी और रजिस्टर्स। ठीक है, एंड आपका अब 80386 के बारे में अगर हम पढ़े तो 80386 क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल आपका इसके अंदर 11 एड्रेसिंग मोड्स है एंड उन 11 एड्रेसिंग मोड्स को हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज योर रजिस्टर ऑपरेंड्स एड्रेसिंग। तो देखो एक पढ़ते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला रजिस्टर ऑपरेंड एड्रेसिंग, इमीडिएट और मेमोरी। ठीक है, ये 3 है आपके पास। तो मैंने जैसे आपको बोला रजिस्टर ऑपरेंड एड्रेसिंग, इसमें क्या होता है ना, जो आपका डेटा है वो आपके रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, अब रजिस्टर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब इमीडिएट ऑपरेंड एड्रेसिंग, इसके अंदर क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है दैट इटसेल्फ कंटेन्स अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हमने वो वाला देखा था ना इमीडिएट वाला, जिसमें जो आपका EAX है उसके कॉमा के बाद 5 है, तो 5 डायरेक्टली मूव कहाँ हो गया, EAX के अंदर हो गया। सो दैट इज द थिंग जो यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो खुद ही क्या करेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, नाउ मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग में क्या होगा, जो आपका ऑपरेंड है वो कहाँ पे स्टोर होगा, आपके रैम में या फिर मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, एक एक करके देखते हैं। रजिस्टर ऑपरेंड्स है यहाँ पे, ऑपरेंड्स मे बी लोकेटेड इन वन ऑफ द 32 बिट जनरल रजिस्टर्स। अब देखो रजिस्टर्स आपको पता है रजिस्टर्स के टाइप्स एंड ऑल। ठीक है, तो ऑपरेंड्स क्या है, ये वैल्यूज है जो कि आपका इंस्ट्रक्शन जिसके साथ वर्क करने वाला है। ठीक है, ऑपरेंड्स का तो आपको पता है क्या होता है। अब दीज वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो कौन से टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, 3 टाइप्स के आपके पास रजिस्टर्स हैं, 32 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर एंड 8 बिट रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे जनरल रजिस्टर्स की बात हो रही है। तो अगर 32 बिट रजिस्टर्स की बात करें तो देखो 32 बिट रजिस्टर्स के अंदर आप ई लगा देते हो, क्लियर, EAX, EBX, ECX यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 32 बिट के आगे देख लो, EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP और EBP, है ना। तो ये सब क्या है, आपके जनरल 32 बिट जनरल रजिस्टर्स हैं, क्लियर। अब 16 बिट रजिस्टर्स कौन से AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP और BP। यानी कि हमने क्या किया, बस E निकाल दिया। E कब लगेगा, जब आपका 32 बिट जनरल रजिस्टर होगा। 16 के अंदर हमने उस E को निकाल दिया है। और इन वन ऑफ द 8 बिट ऑफ जनरल रजिस्टर्स, जिसके अंदर हम हायर और लोअर के बीच में बात करते हैं। ठीक है, AH, BH, CH, DH, AL, BL, CL, DL, यानी कि हायर एंड लोअर। ठीक है, तो ये थे आपके रजिस्टर्स। ठीक है, ये रजिस्टर ऑपरेंड्स के अंदर डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं मैंने, आप कैसे इसके अंदर दिखा सकते हो, एग्जांपल जरूर दिखाना जहाँ पे भी आपको लिखना हो। ठीक है, अब देखो अगर 8 बिट ऑपरेंड के अंदर हमें मूव करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, AL, DL। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका DL के अंदर जो 8 बिट वैल्यू है वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, वो आपके AL के अंदर कॉपी हो जाएगी या फिर मूव हो जाएगी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। DL क्या है, रजिस्टर है, AL क्या है, रजिस्टर है। तो DL रजिस्टर के अंदर जो 8 बिट वैल्यू है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, AL रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। सिमिलर पैटर्न में 16 बिट ऑपरेंड के अंदर देख लो, मूव AX, DX, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो DX आपका रजिस्टर है उसके अंदर कोई 16 बिट वैल्यू है जो कि जाके आपके AX रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, है ना। 32 बिट ऑपरेंड के अंदर सेम थिंग, मूव EAX, EDX। इसका मतलब EDX के अंदर जो 32 बिट वैल्यू होगी वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपके EAX के अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। कितना ज्यादा सिंपल था। तो यही आपका एग्जांपल्स है किसके लिए, आपके रजिस्टर ऑपरेंड्स के लिए। नाउ लेट अस सी इमीडिएट ऑपरेंड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस यूज डेटा फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एज ऑपरेंड्स, सच एन ऑपरेंड इज कॉल्ड एज एन इमीडिएट ऑपरेंड, है ना। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं, डायरेक्टली हम ऐसे कह सकते हैं नंबर्स, है ना, वो डायरेक्टली हम किस में लिख देते हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर दे देते हैं एज एन ऑपरेंड। तो इसके अंदर क्या आता है, आपका इमीडिएट ऑपरेंड आता है। ठीक है, सच एन ऑपरेंड्स आर कॉल्ड एज योर इमीडिएट ऑपरेंड बिकॉज द वैल्यू इज इमीडिएटली अवेलेबल इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। अब हमें यहाँ पे कैसे करना था, EDX के अंदर जाके कोई 32 बिट वैल्यू होगी वो जाके आपके AX में स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ है क्या, ऐसा नहीं, डायरेक्टली वैल्यू दिए तो वो
डायरेक्टली जाके आपके स्टोर हो जाएगी रजिस्टर के अंदर, है ना। तो ये होता है, और ये 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जांपल्स हैं। द फॉर 8 बिट ऑपरेंड मूव AL, 20H। अब यहाँ पे क्या है, ये 20H क्या है, आपकी 8 बिट वैल्यू है, ठीक है। तो ये 20H यानी कि 8 बिट वैल्यू ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, AL रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। वैसे ही आपका 16 बिट के अंदर देख लो, 16 बिट के अंदर मूव AX, 1020H। तो 1020H क्या है आपका, ये आपका एक 16 बिट वैल्यू है जो कि जाके AX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। इन सिमिलर पैटर्न 32 बिट ऑपरेंड, ये मूव EAX एंड कोई बड़ा सा नंबर है देन H। तो ये बड़ा सा नंबर क्या है आपका 32 बिट वैल्यू जो जाके आपके EAX रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स देना मत भूलना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर इमीडिएट ऑपरेंड्स, ठीक है। थर्ड वाला है आपका मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। मेमोरी ऑपरेंड, मेमोरी ऑपरेंड में क्या है, देखो द रिमेनिंग 9 एड्रेसिंग मोड्स, यानी कि अभी तक हमने कितने देख लिए, हमने रजिस्टर ऑपरेंड देख लिया और इमीडिएट ऑपरेंड देख लिया। नाउ दिस इज द मेमोरी ऑपरेंड, ठीक है। तो मेमोरी ऑपरेंड किसको रेफर करता है, दैट इज द डेटा स्टोर्ड इन द रैम इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। हम रजिस्टर्स को अब डील नहीं करेंगे, वी विल बी सीइंग ओनली द डेटा व्हिच इज स्टोर्ड इन द रैम और मेमोरी, ओके। सो जो 80386 मेमोरी है या माइक्रो प्रोसेसर है, इट यूजेस डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स टू कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली आपका फिजिकल एड्रेस है वो कैलकुलेट करेंगे बिफोर एनी रीड और राइट ऑपरेशन, है ना, बिफोर एनी रीड और राइट ऑपरेशन। सो द फिजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, दैट इज द सेगमेंट बेस्ड एड्रेस एंड इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो जो आपका फिजिकल एड्रेस है हमें उसके साथ डील करना है। वापस से मैं बताऊं क्या, देखो 808386 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये आपके अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स को यूज करता है, ठीक है। अब ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स को क्यों यूज करता है, टू कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस। क्यों कैलकुलेट करना है फिजिकल एड्रेस, किसका फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस जहां पे हमारा डेटा स्टोर है, समझ में आ गई बात। तो हमें उसका वो फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा जिसके लिए हम एड्रेसिंग मोड्स को यूज करते हैं। अब वो फिजिकल एड्रेस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं या फिर 2 कंपोनेंट्स हैं। क्या है वो, सेगमेंट एड्रेस मोड, सॉरी सेगमेंट बेस एड्रेस एंड इफेक्टिव एड्रेस। तो सेगमेंट बेस एड्रेस का मतलब क्या, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट यानी कि एक सेक्शन या फिर एक स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। लेट्स से आपका 1 2 3 4 5 ये आपकी मेमोरी एड्रेस है, तो ये 1 जो है क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बेस एड्रेस, क्लियर। नाउ इफेक्टिव एड्रेस जिसको हम EA बोलते हैं, ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, द एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे आपका सेगमेंट जो है ना, आपका सेगमेंट प्रेजेंट है एंड उस सेगमेंट के अंदर क्या होता है ना, डेटा स्टोर होता है, क्लियर। सो द एग्जैक्ट लोकेशन विद इन दैट सेगमेंट वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, क्लियर। तो आपके पास तो पूरी सेगमेंट है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग एड्रेस है आपके पास वो तो प्रेजेंट ही है, लेकिन वो कहां तक लेना है ये हमें नहीं पता। सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव एड्रेस इज प्रेजेंट। इफेक्टिव एड्रेस से हमें क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी उस सेगमेंट के अंदर जहां पे हमारा वो डेटा स्टोर है। आई होप कि आपको ये 2 कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर। नाउ द इफेक्टिव एड्रेस कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इज वन वे टू एनकोड, ओके। अब एनकोडिंग अगर हमें करनी है तो इफेक्टिव एड्रेस जो है हमारा, वो देखो ये हमारे सीपीयू को बताता है, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस क्या करता है, यहाँ पे हम इफेक्टिव एड्रेस ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं इफेक्टिव एड्रेस करता क्या है। तो ये सीपीयू को बताता है कहाँ पे आपका जो ऑपरेंड है वो मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इट टेल्स सीपीयू वेयर द ऑपरेंड इज लोकेटेड इन द मेमोरी। अब इट कैन बी डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन और हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप कैलकुलेट, देखो द इफेक्टिव एड्रेस कैन बी जनरेटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एड्रेसिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट इज बेस, देन इंडेक्स, देन स्केल फैक्टर एंड देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो बेस क्या है आपका, बहुत सिंपल है, क्लियर। बेस मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। बेस इज द कंटेंट ऑफ एनी जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी कि आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसके पास कोई स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करेगा ना, वो जो हमें सेगमेंट बेस एड्रेस की तरह हेल्प करेगा। तो सिंपली आपका जो बेस है, बेस, ठीक है, उसके अंदर क्या आपका प्रेजेंट होगा, एक स्टार्टिंग एड्रेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, बस दैट्स इट। इंडेक्स के अंदर क्या है, द इंडेक्स रजिस्टर्स आर यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे और अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो आपका रजिस्टर है, इट यूज रजिस्टर
मतलब क्यों यूज किया जाता है? टू एक्सेस, बेसिकली हम उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं कोई चीजें, अब हम उसी को यूज करेंगे ना टू एक्सेस समथिंग लाइक। अब यहाँ पे अगर बात हो रही है तो एरे की बात हो रही है, स्ट्रिंग की बात हो रही है, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की बात हो रही है, तो अब हम उस रजिस्टर को ही यूज करेंगे टू एक्सेस दैट एरे एलिमेंट और द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो बस इंडेक्स रजिस्टर का काम वही है कि हम वो जो एरे है या फिर जो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं वो आपके प्रेजेंट है रजिस्टर के अंदर, तो बस उनको एक्सेस करना है ना। सो बेस और इंडेक्स का काम आपको समझ में आ गया। नाउ स्केल, the index register's value can be multiplied by a scale factor either 1, 2, 4 or 8. Scaled index mode is especially useful for accessing arrays or structures. स्केल फैक्टर कुछ भी नहीं है, एक मल्टीप्लायर है, ठीक है। मल्टीप्लायर यानी ये लेट से जैसे 1, 2, 4 या फिर 8 दिया हुआ है यहाँ पे, सो दीज आर यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एरेज एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एरेज और स्ट्रक्चर्स को हमें अगर एक्सेस करना है ना, तो बेसिकली हम उसको मल्टीप्लायर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब ये उस पर्टिकुलर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन के अंदर यूजफुल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, ओके। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पे एक फिक्स्ड 8, 16 और 32 बिट इमीडिएट वैल्यू है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि आपका जो एड्रेस होगा ना आपके पास, ठीक है, तो वो एड्रेस बेसिकली उसके अंदर आपकी एक कोई तो भी फिक्स्ड 8 बिट, 16 बिट या फिर 32 बिट ऑफसेट होगा जो कि ऐड किया जाएगा उस एड्रेस के अंदर, ठीक है। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। अब इन सबको फॉर्म करके हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं जिससे हम की एक इफेक्टिव एड्रेस को क्या कर पाए, कैलकुलेट कर पाए या जनरेट कर पाए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है? EA इज नथिंग बट योर इफेक्टिव एड्रेस। इट इज इक्वल टू बेस। अब बेस का मतलब आपको पता चल गया, आई विल रिवाइज इट फॉर यू। बेस इज होल्डिंग द स्टार्टिंग एड्रेस, है ना, फिर प्लस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्या है आपका? इट इज द रजिस्टर विच इज यूज टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, ठीक है। उस रजिस्टर से हम डायरेक्टली उस एरे को क्या ले कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपका इंडेक्स के अंदर आ गया। इनटू स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या है? आपको कितना सा मतलब मल्टीप्लायर चाहिए, 1, 2, 4 या 8, है ना, ताकि आप उस एक्सेस कर पाओ उस एरे या फिर स्ट्रक्चर को, तो वो मल्टीप्लायर हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ? इंडेक्स के साथ। ब्रैकेट क्लोज प्लस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? कोई ना कोई 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट ऑफसेट होगा जो कि आपके एड्रेस के अंदर, अब ये जो पूरा है वो ऐड कर दिया जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को ऐड ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मूला। बेस प्लस इंडेक्स इनटू स्केलिंग फैक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक फॉर्मूला कैसे लेके आना है ना। तो उसके लिए आपको पहले बेस को एक्सप्लेन करना है, इंडेक्स को एक्सप्लेन करना है, स्केल फैक्टर को, देन डिस्प्लेसमेंट को, देन आपको जनरल फॉर्मूले के ऊपर आना है। क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम विच इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फिजिकल एड्रेस जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपको क्या दिखा रहा है? डिफरेंट रजिस्टर्स है यहाँ पे, देखो CS रजिस्टर, SS, DS, ES, FS, FS, GS, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है? सेगमेंट बेस एड्रेसेस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे देखो कोलन एंड इट, यहाँ पे आपके पास क्या है? अदर रजिस्टर्स लाइक AX, BX, CX, DX, ठीक है। ये स्टोर क्या कर रहे हैं? आपका बेस, इंडेक्स एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से हमने क्या कर लिया, देखो CPU कैसे कैलकुलेट करेगा फाइनल मेमोरी एड्रेस यूजिंग द EA फॉर्मूला। तो ये ऐसे करेगा, देखो यहाँ पे ये क्या है? आपका बेस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो AX, BX, CX है ना, यहाँ पे ये आपका बेस है, प्लस ये ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट आपका आ जाएगा ना AX, BX, CX वाला, दैट इज योर इंडेक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके 1, 2, 4, 8 से, दैट इज द स्केलिंग फैक्टर, प्लस आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो 8, 16 और 32 बिट डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो वो यहाँ पे हमें मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज द इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है, जो जिसमें हम फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसे एग्जैक्टली जनरेट होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो दिस फिगर shows the registers that can be used to hold the values of segment address, base and the index, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इमीडिएट ऑपरेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? इमीडिएट ऑपरेंड्स पढ़ा। इमीडिएट ऑपरेंड्स क्या है? वैल्यूज है जो कि डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शंस में देते
लेते हैं। उसके बाद मेमोरी ऑपरेंड्स, मेमोरी ऑपरेंड्स क्या है, वैल्यूज हैं जो कि डायरेक्टली आपकी रैम मेमोरी के अंदर स्टोर है, तो हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एड्रेसेस, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल एड्रेस के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या है, ये हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बेस इंडेक्स, स्केल फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये पीए क्या है, पीए आपका फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस क्या है, आपका सम है दोनों का, किसका, सेगमेंट बेस एड्रेस एंड इफेक्टिव एड्रेस। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये फिजिकल एड्रेस जनरेशन हो गया, मतलब हमने जो सेगमेंट एड्रेस देखा, सेगमेंट बेस एड्रेस, देखो अगर आप भूल गए हो तो आई विल शो यू, यस, सेगमेंट बेस एड्रेस एंड इफेक्टिव एड्रेस, ये क्या है, आपके फिजिकल एड्रेस के दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने सेगमेंट बेस एड्रेस क्या होता है वो तो देख लिया, उसके बाद ये हमने किसका फॉर्मूला देखा, इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला देखा। तो इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, इसके बाद जो है ना आपके AX BX से स्टार्ट हो रहा है, और ये CS SS DS ये किसका पार्ट है, ये आपके सेगमेंट बेस एड्रेस का पार्ट है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट वाज द कंप्लीट थिंग, जो कि आपके मतलब ना सिंपल, जो अभी तक हमने ऑपरेटिंग मोड्स देखा, एंड देन दिस वाज द थिंग। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेंड्स भी बहुत ज्यादा सिंपल पार्ट था, लेकिन ये आप समझ लोगे ना, अब नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ बुक में नोट्स देखने की देरी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका पूरा सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, ये देखो मैंने लिख के भी रखा था यहाँ पे, फिजिकल एड्रेस इज सेगमेंट बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, एंड इसको हम ऐसे भी लिख के शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तो हमने शो किया, SBA यानी कि सेगमेंट बेस एड्रेस कोलन एंड देन दिस फॉर्मूला, तो वही तो है यहाँ पे, आप देखो कोलन है ना, ये डायग्राम के अंदर ये कोलन सेगमेंट बेस एड्रेस एंड दिस इज कंप्लीटली योर व्हाट, इफेक्टिव एड्रेस, है ना। सो दैट वाज द थिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, डिफरेंट मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड्स। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। फर्स्ट आपके पास डायरेक्ट मोड, ठीक है। सो ये क्या है, इन दिस मोड द इंस्ट्रक्शन इज हैविंग द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, दिस इफेक्टिव एड्रेस इज यूज्ड एज एन 816 or 32-bit displacement from the location specified by the current value in the selected segment register is always DS। अब ये डायरेक्ट मोड क्या है, तो ये ना जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्टली उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट होता है। किसका इफेक्टिव एड्रेस, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। सो एड्रेसेस जो है वो आपके 8 बिट भी हो सकते हैं, 16 बिट भी हो सकते हैं और 32 बिट भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो सेगमेंट रजिस्टर है वो आपका हमेशा कौन सा होगा, डेटा सेगमेंट, दैट इज DS, ठीक है। तो हमेशा वो आपका DS होगा, यानी कि डेटा सेगमेंट होगा। बस ये 3 पार्ट्स आप यदि 3 पॉइंट्स याद रखो डायरेक्ट मोड के। I'll again revise it for you. The first point you have to remember is the instruction directly contains the effective address of the operand. सेकेंड चीज, जो एड्रेस है वो 8 बिट हो सकते हैं, 16 बिट हो सकते हैं, 32 बिट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द सेगमेंट रजिस्टर इज ऑलवेज DS यानी कि डेटा सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मूव EBX, 159DH, है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो, दिस मूव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 159DH इनटू विच रजिस्टर, EBX रजिस्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हमारा जो बेसिकली ऑपरेंड है उसके अंदर डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट है, इसीलिए तो यहाँ पे DH 159DH है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DS यानी कि डेटा सेगमेंट को यहाँ पे एज एन सेगमेंट रजिस्टर है ना ऐड करना पड़ेगा। सो हमेशा हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फिजिकल एड्रेस होगा PA, दैट इज इक्वल टू DS प्लस उसके बाद आप अपना 159DH लिख रहे होगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल एड्रेस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है। दिस इज द डायरेक्ट मोड। याद रखो, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है उनके अंदर डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट है, इसीलिए हमें क्या है, सिर्फ सेगमेंट बेस एड्रेस की जरूरत है। दैट्स वाई यहाँ पे हम डेटा सेगमेंट का यूज कर रहे हैं, दैट इज DS। उसमें जाके हम प्लस कर देंगे अपने इफेक्टिव एड्रेस को, क्योंकि उसके अंदर वो हमने पहले ही बोल दिया ना, इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, ओके। ये ऑपरेंड है क्या 159DH, नहीं, ये ऑपरेंड नहीं है, ये ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट है, इसलिए एज पर द फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं, DS डेटा सेगमेंट एज पर आपका सेगमेंट बेस एड्रेस, इसको हम रख रहे हैं, प्लस 159DH ये आपका इफेक्टिव एड्रेस है, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन आपका फिजिकल एड्रेस बनाता है। क्लियर। नाउ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे आपका बेस रजिस्टर है जो आपकी इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड को स्टोर करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे द बेस रजिस्टर होल्ड्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब द इंस्ट्रक्शन डज नॉट कंटेन एन एड्रेस, ठीक है। आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एड्रेस नहीं होता, इंस्टेड इट रेफर्स टू अ रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस।
समझ में आ गई मेरी बात? ये अभी जैसे यहाँ पे EAX प्रेजेंट है, सो दिस इज रेफरिंग टू द रजिस्टर दैट होल्ड्स द एड्रेस। समझ में आ गई मेरी बात? सो दैट इज द थिंग। क्लियर? सो यहाँ पे मूव EBX कॉमा EAX। EAX आपका जैसे कि यहाँ पे क्या रखा है आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है ना, सो दैट्स व्हाई हम उसको एज एन एड्रेस यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं कि उसके कुछ एड्रेस के ऊपर कुछ प्रेजेंट है हमारा, है ना, इंस्ट्रक्शन, एंड वी आर रेफरिंग टू दैट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका जो है मूव EBX कॉमा EAX आपका किसके अंदर हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया। तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा आपका? देखो द यहाँ पे होने वाला क्या है, जो वैल्यू आपकी कहाँ पे स्टोर्ड है, मेमोरी लोकेशन जो आपकी बेसिकली पॉइंट कर रहा है ना EAX, है ना, जिस मेमोरी लोकेशन को आपका EAX रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू जो है बेसिकली उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो जाके आपके EBX के अंदर स्टोर होगी। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ फिजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा? डेटा सेगमेंट तो आपको हमेशा करना ही है ऐड। ठीक है, सो DS प्लस EAX ये आपका फिजिकल एड्रेस हो जाएगा इन योर रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, नाउ then you have based mode। ठीक है, in this mode a base register content are added to a displacement to form the effective address of the operand। यानी कि जो बेस रजिस्टर्स का कंटेंट है वो हम ऐड करते हैं टू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी? जो कांस्टेंट वैल्यू आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है, एंड उससे हम क्या करने वाले हैं? इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने वाले हैं। समझ में आ जाएगा? देखो एग्जांपल क्या है, मूव EBX कॉमा EAX प्लस 24। तो जो EAX प्लस 24 है यहाँ पे द ऑपरेंड्स एड्रेस इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट हो रहा है? EAX प्लस 24। ठीक है, ये 24 क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो डायरेक्टली EAX प्लस 24 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो जस्ट उसको उठा के हमें नीचे ले लेना है। फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू DS हमारा ऑलरेडी है प्लस EAX प्लस 24, है ना? बहुत सिंपल लग रहा होगा अब आपको ये सब। नाउ द इंडेक्स मोड। इंडेक्स मोड क्या है? इन दिस मोड एन इंडेक्स रजिस्टर्स कंटेंट आर एडेड टू अ डिस्प्लेसमेंट टू फॉर्म द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट है। ठीक है, ऊपर क्या था? यहाँ पे बेस रजिस्टर का कंटेंट था। ठीक है, क्या था? बेस रजिस्टर का कंटेंट था। यहाँ पे क्या है? इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट है, जो कि हम क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं टू अ डिस्प्लेसमेंट टू फॉर्म द इफेक्टिव एड्रेस। बस ये रजिस्टर्स याद रखो, बाकी दोनों का काम सेम था। एग्जाम्पल में देखो, मूव EBX कॉमा SI, ठीक है, प्लस 159DH प्लस यहाँ पे आपका SI इंटू 4 है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सिंपली जो आपका 159DH प्लस SI इंटू 4 है, डायरेक्टली उसको हम किस में ऐड कर देंगे? DS में ऐड कर देंगे, एंड दैट विल बिकम आवर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो दैट वाज द इंडेक्स मोड। नाउ बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, बेस्ड इंडेक्स मोड, इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? द कंटेंट। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? देखो ऐसा है आपका, क्या मैंने आपको बताया? स्केलिंग फैक्टर है। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया होगा आपको। ऐसा इज द स्केलिंग फैक्टर इनटू 4। ठीक है, तो जो आपका इंडेक्स रजिस्टर है ना, उसके अंदर जो भी इंडेक्स रजिस्टर होगा दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलिंग फैक्टर। वो जैसे कि हमें ऊपर ही नजर आ रहा है ना एग्जाम्पल के अंदर, सो दैट इज द थिंग, और रिजल्ट में हम बस उसको ऐड कर रहे हैं इफेक्टिव एड्रेस फॉर्म करने के लिए। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एड्रेस जो हम कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल एड्रेस, कौन सा वाला? इफेक्टिव वाला एड्रेस, तो दैट इज 159DH प्लस SI इंटू 4। बस अब हम उसको, जैसे कि वो इफेक्टिव एड्रेस हो गया, तो हम उसको किस में ऐड कर देंगे? DS में ऐड कर देंगे। ठीक है, देन वी हैव बेस्ड इंडेक्स मोड। सो बेस्ड इंडेक्स मोड, इन दिस मोड द कंटेंट्स ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर आर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होने वाला है? आपके पास जो इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट है वो आप ऐड करोगे टू द बेस रजिस्टर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, सिंपली बस इतना ही याद रखो। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, मूव EBX कॉमा ESI इंटू 4 एंड EX, ठीक है, ऐसा कुछ है बेस्ड इंडेक्स मोड। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, देखो DS प्लस हमारे पास जो भी ESI इंटू 4 है एंड EX है, हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो गया, आपका इफेक्टिव एड्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर आर एडेड टू द बेस रजिस्टर। ठीक है, सो ऐसा आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पे बना के दिखाना होगा। ठीक है, सो दैट वाज द थिंग, बेस्ड इंडेक्स मोड विद द डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आपके बेस रजिस्टर का इंडेक्स है, बेस रजिस्टर का इंडेक्स है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। किसको? बेस रजिस्टर का कंटेंट
एंड योर इंडेक्स रजिस्टर एंड योर डिस्प्लेसमेंट, इन तीन चीजों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे एक साथ टू फॉर्म द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, देखो EBX मूव EBX कॉमा EAX देन EDI प्लस 24। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, आप EAX प्लस EDI प्लस 24 करोगे। मैंने क्या बोला, तीनों भी चीजों को आपको ऐड कर देना है ना। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पे आपको वो मिल गया। क्लियर है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखो यार बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों जो चीजें हैं आपकी क्या है, इंडेक्स रजिस्टर और क्या है, बेस रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर को दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों के कंटेंट को ऐड कर दिया, ESI इंटू 4 एंड यहाँ पे क्या है प्लस EAX हम कर देंगे, किसके साथ ऐड कर रहे हैं, DS के साथ ऐड कर रहे हैं। वही सेम चीज यहाँ पे, ये जो ना तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें, योर बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों चीजों को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं एंड वी विल गेट द इफेक्टिव एड्रेस। एंड यू नो कि आपके पास इफेक्टिव एड्रेस मिल गया तो आप DS के साथ ऐड कर दोगे, यू विल गेट द फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सो दैट वाज द सिक्स्थ थिंग। द सेवेंथ थिंग इज बेस्ड स्केल्ड इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेस्ड स्केल्ड इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है ना, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर आर मल्टीप्लाइड बाय द स्केलिंग फैक्टर एंड रिजल्ट इज देन एडेड टू द कंटेंट ऑफ अ बेस रजिस्टर एंड डिस्प्लेसमेंट टू फॉर्म द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। इसमें क्या है, जो आपके इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट है, क्या इंडेक्स रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको आप स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, एंड देन उसको ऐड करते हो बेस रजिस्टर से एंड डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको जो नाम है ना, उस नाम से ही आपको उसका जो डेफिनेशन है उसको ले लेना है। अगेन मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी एंड मैं आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगी सारे डेफिनेशंस, डोंट वरी। अभी के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें हो क्या रहा है, देन वी विल गो फॉर द लर्निंग पार्ट। ठीक है, जैसे कि बेस्ड स्केल्ड इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इस मोड के अंदर क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला आपको, आपका इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ESI किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मुझे कैसे पता वो इंडेक्स रजिस्टर है, क्योंकि ESI है ना, I से मुझे पता चल गया वो क्या है, इंडेक्स रजिस्टर है। तो उसका जो कंटेंट है दैट इज ESI, उसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, 4 के साथ। 4 इज योर स्केलिंग फैक्टर। उसके बाद हमें उसको ऐड कर देना है किसके साथ, बेस रजिस्टर के साथ। बेस रजिस्टर कौन है यहाँ पे, EAX है ना। प्लस हम क्या कर रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 24। अब ये तीनों चीजों को हम किसके साथ ऐड कर देंगे, हम DS के साथ ऐड कर देंगे। लेकिन अगर यही तीनों चीजों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस बन जाएगा। और यही तीनों चीजों को DS के साथ ऐड कर देंगे, डेटा सेगमेंट के साथ ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद तो एप्लीकेशन है। सी एकदम स्टार्ट से, यस, डिफरेंट मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, डिफरेंट मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट मोड है ये क्या करने वाला है, डायरेक्टली आपका जो एड्रेस है वो आपके इंस्ट्रक्शन को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली उस एड्रेस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली प्रेजेंट है 159DH, ये डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस ही दिया हुआ है, हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब उसको हम डायरेक्टली DS के अंदर यानी डेटा सेगमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो डेटा सेगमेंट तो वैसे ही हमारा सेगमेंट बेस एड्रेस है, तो सेगमेंट बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस क्या बनता है, फिजिकल एड्रेस बनता है। दिस इज द फॉर्मूला। देखो, फिजिकल एड्रेस है सेगमेंट बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस। तो जैसे कि फिजिकल एड्रेस हमें डायरेक्टली गिवन होगा तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ये फर्स्ट चीज हो गई, डायरेक्ट मोड तो बहुत ज्यादा सिंपल था। देन यू हैव रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर आपका जो रजिस्टर है वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर क्या कर रहा है, जो EAX रजिस्टर है यहाँ पे वो उस इफेक्टिव एड्रेस को स्टोर कर रहा है या होल्ड कर रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, DS के अंदर प्लस करके EAX को ऐड कर देंगे। ठीक है, EAX क्या बन गया हमारा, अब इफेक्टिव एड्रेस बन गया। क्यों, क्योंकि EAX रजिस्टर के अंदर ही हमारा क्या है, इफेक्टिव एड्रेस होल्ड स्टोर है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। थर्ड के अंदर बेस्ड मोड। ठीक है, बेस्ड मोड के अंदर क्या होता है, बेस्ड मतलब बेस रजिस्टर। ठीक है, बेस से क्या याद रखोगे आप, बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर कौन सा है, यहाँ पे देख लोगे तो EAX आपका बेस रजिस्टर है। ठीक है, अब
ये x प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कुछ तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा ना, तो सिंपल हम क्या ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेस्ड मोड के अंदर क्या होगा, सिंपल आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी प्रेजेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। अगेन रिवाइज करते हैं, याद करने हमें ये डेफिनेशंस, राइट। तो देखो यहाँ पे जो है आपका डायरेक्ट मोड को याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, जो एड्रेस है वो डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस प्रेजेंट होता है एंड हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको ऐड कर दे रहे हैं डेटा सेगमेंट में एंड देन इट बिकम्स अ फिजिकल एड्रेस। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के अंदर क्या है, जो रजिस्टर है वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है ना, इनडायरेक्टली वो ही क्या है, आपका एड्रेस है। तो हम क्या कर देंगे, उसको भी डायरेक्टली ऐड कर देंगे डीएस के अंदर, ठीक है। फिजिकल एड्रेस मिल गया। बेस्ड मोड, बेस्ड से मैंने क्या याद रखने बोला है आपको, बेस रजिस्टर, ठीक है। तो बेस रजिस्टर प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डीएस प्लस ईएक्स प्लस 24, ठीक है। सो वैसे भी ईएक्स प्लस 24 यानी बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब उस ये पूरा इफेक्टिव एड्रेस बन गया ईएक्स प्लस 24। अब उसको हम क्या कर देंगे, डीएस में ऐड कर देंगे, वी विल गेट द फिजिकल एड्रेस, है ना। देन इंडेक्स मोड, इंडेक्स मोड के अंदर क्या करना है, देखो इंडेक्स मोड से आप क्या याद रखोगे, इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। सिंपल इंडेक्स मोड है तो इंडेक्स रजिस्टर है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करने वाले हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऐड करने वाले हैं, है ना। सिंपल है मेरी बात। तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है, इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंडेक्स रजिस्टर है तो मुझे बताओ यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर कौन सा है आपका, एसआई, ऐसा है आपका इंडेक्स रजिस्टर है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखो जैसे कि ये है इंडेक्स रजिस्टर बेसिकली, तो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देना है हमें डिस्प्लेसमेंट को। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करो ना, आप इसको रिमूव कर दो, जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये एस आई इंटू 4 जो है, ठीक है, ये एस आई इंटू 4 को आप इधर से रिमूव कर दो, ठीक है। वी विल कीप द सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल रखने के लिए आपका एस आई प्लस 159 डीएच है यहाँ पे प्रेजेंट, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल फिजिकल एड्रेस के अंदर डीएस प्लस 159 डीएच प्लस एस आई इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं इसका नाम इसको करेक्ट करके भी आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अगर हमें रखना है इंडेक्स मोड को, जैसे मैंने आपको बोला इंडेक्स रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट आपको करना है, तो इंडेक्स रजिस्टर प्लस आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर हो गया 159 डीएच, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट एज एन आप उसको कंसीडर करोगे, ठीक है। अब ये जो एस आई इंटू 4 है ना, उसको आप रिमूव कर दो, बस एस आई इंटू 4 वाला पार्ट रिमूव कर दो। यहाँ पे आपका डीएस प्लस एस आई प्लस 159 डीएच आपका फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। आई विल करेक्ट दिस एंड सेंड टू यू ऑन टेलीग्राम। Okay, then we have based index mode. बेस्ड इंडेक्स मोड यानी बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेस्ड इंडेक्स मोड में क्या होगा आपका, सिंपली मैंने जो आपको चीजें बताई वो सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जो आपका इंडेक्स रजिस्टर है वो आपके बेस रजिस्टर के साथ ऐड होकर आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा, है ना। आपका उसके साथ क्या प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी प्रेजेंट है। सिंपल, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन बेस्ड इंडेक्स मोड विथ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, बेस्ड इंडेक्स मोड विथ डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेस्ड इंडेक्स मोड विथ डिस्प्लेसमेंट, बेस रजिस्टर, ठीक है, बेस्ड हो गया तो बेस रजिस्टर, इंडेक्स हो गया तो इंडेक्स रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस डिस्प्लेसमेंट, है ना। मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे जो ये बेस्ड इंडेक्स मोड है इसमें से यू कैन रिमूव द डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, ठीक है। यू हैव टू रिमूव द डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में चाहो तो आप दिखा सकते हो, लेकिन टू द पार्ट मैं जितना आपको एकदम क्लियर रखने का सोच रही हूँ फॉर दैट कंटेंट, ठीक है। बेस्ड इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आपको पता है ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। देन यू हैव बेस्ड स्केल्ड इंडेक्स मोड विथ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बेस्ड मतलब कि बेस रजिस्टर, स्केल्ड मतलब कि स्केल फैक्टर, ठीक है। देन यू हैव इंडेक्स मोड, तो साथ में कौन है, स्केल्ड और इंडेक्स मोड, तो इंडेक्स मोड और स्केल्ड जो है ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन मल्टीप्लाई होगा, स्केल्ड फैक्टर और इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है। प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर क्या है, ईएसआई है, ईएसआई के साथ आपका स्केल फैक्टर है क्या है 4 और ईएक्स आपका बेस रजिस्टर हो गया और 24 आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, सॉरी बेस रजिस्टर, ओके या करेक्ट,
सो यहाँ पे आप दोनों तीनों को ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर इफेक्टिव एड्रेस एंड देन योर फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसकी मैं एक चीट शीट बना के ना आपको डाल दूंगी टेलीग्राम पे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर अभी भी थोड़ी सी भी अगर 1% भी कंफ्यूजन है या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आया है ना, तो मैं वो चीट शीट आपको भेज दूंगी, आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, आपको टॉपिक से निकालना है डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है और ये एग्जाम्पल भी याद नहीं करना है, डायरेक्टली एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ जाएंगे अगर आपको डेफिनेशन समझ में आया। और डेफिनेशन कब समझ में आएगा, जब आपको ये जो टॉपिक है, हेडिंग है, ये आपको याद रहेगी। ठीक है, तो आई विल सेंड दिस चीट शीट टू यू, अदरवाइज अगर मैं भूल जाऊं ना तो प्लीज मुझे एक टेक्स्ट जरूर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, आई विल बी अपलोडिंग दैट। ओके, then we have the application instruction set and this is the last part but it is a big part। ठीक है, तो चलो इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन सेट, इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं आपके 80386 के एंड देन इट इज कैटेगराइज्ड एज इनटू 11 थिंग, डेटा मूवमेंट, बाइनरी अरिथमेटिक, डेसिमल अरिथमेटिक, लॉजिकल अरिथमेटिक, कंट्रोल ट्रांसफर, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसफर, इंस्ट्रक्शंस फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, कोप्रोसेसर इंटरफेस, सेगमेंट रजिस्टर एंड मिसलेनियस। एक एक करके मैं आपको शॉर्ट नॉलेज दे देती हूँ यहीं पर, देन हम एक एक करके सबको देखेंगे। ठीक है, तो देखो डेटा मूवमेंट, डेटा मूवमेंट से क्या है ना, डेटा मूवमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो डेटा है वो मूव कर रहा है। अब डेटा किसके बीच में मूव करेगा माइक्रो प्रोसेसर में, ऑब्वियसली आपके मेमोरी रजिस्टर्स इनके बीच में ही आपका डेटा मूव करेगा, है ना, सो दैट कंटेन्स द डेटा मूवमेंट। देन यू हैव बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी अरिथमेटिक मतलब ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट्स इट। देन यू हैव डेसिमल अरिथमेटिक, डेसिमल अरिथमेटिक के अंदर क्या होगा, स्पेशल अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर डेसिमल, जैसे कि बीसीडी हो गया, बीसीडी नंबर्स के लिए स्पेशल अरिथमेटिक। देन यू हैव लॉजिकल अरिथमेटिक, तो लॉजिकल अरिथमेटिक में ऑब्वियसली ऑपरेशंस लाइक एंड, और, एक्सॉर एंड नॉट, है ना, यही हमें पढ़ना है। देन कंट्रोल ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर के अंदर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जैसे कि जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इनको हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसफर, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर ट्रांसफर मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस देखेंगे विच कैन हैंडल योर स्ट्रिंग्स। ठीक है, देन यू हैव इंस्ट्रक्शंस फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, दैट इज 7th वन। तो इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिक टू सर्टेन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, दोज वी विल सी। देन 8th यू हैव फ्लैग कंट्रोल रजिस्टर, तो फ्लैग कंट्रोल रजिस्टर्स में क्या होने वाला है, यू विल मैनेज योर स्टेटस फ्लैग, स्टेटस फ्लैग यानी कि आपका फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो आपको उसको सिंपल मैनेज करना है, सो दैट कम्स अंडर योर फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। देन यू हैव कोप्रोसेसर इंटरफेस, ठीक है, कोप्रोसेसर इंटरफेस, तो कोप्रोसेसर इंटरफेस में क्या होने वाला है, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरैक्टिंग विद द एक्सटर्नल कोप्रोसेसर्स। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कोप्रोसेसर्स होंगे उनके साथ आप इंटरैक्शंस कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। देन यू हैव सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर के अंदर क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके सेगमेंट रजिस्टर को मैनेज करेंगे। देन यू हैव मिसलेनियस, तो ये कुछ एक्स्ट्रा अदर पर्पस, स्पेशल पर्पस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस। चलो, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके वो इंस्ट्रक्शंस जो कि आप ट्रांसफर डेटा कर, जो डेटा है आपको उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज करोगे बिटवीन योर मेमोरी, रजिस्टर एंड द स्टैक। कौन सी तीन चीजें हैं, मेमोरी, रजिस्टर एंड स्टैक। ठीक है, सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर देयर। कौन से, देखो, जनरल पर्पस आपके पास कौन से हैं, तीन है यहाँ पे, जनरल पर्पस, देन स्टैक मैनिपुलेशन एंड देन टाइप कन्वर्जन। ठीक है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, एग्जाम में भी इट इज एक्सपेक्टेड कि आप इंस्ट्रक्शन ही लिखो, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वन लाइनर्स सबके, ठीक है, ये भी मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, अगर आपको और एक्स्ट्रा लिखना है अपने एग्जाम्पल में यू कैन राइट इट। ठीक है, तो चलो, जनरल मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके पास मूव इंस्ट्रक्शन है और XCHG इंस्ट्रक्शन है। मूव का मतलब तो हमने अभी तक समझ लिया है, मूव मतलब क्या, आप डेटा को एक लोकेशन से अनदर लोकेशन के ऊपर मूव करवा रहे हो, दैट्स इट। चलो, XCHG क्या, कौन सा वर्ड दिमाग में बन रहा होगा आपके, XCHG मीन्स एक्सचेंज, या करेक्ट, तो एक्सचेंज क्या करने वाले हो आप, वैल्यूज को एक्सचेंज करोगे बिटवीन टू रजिस्टर्स या फिर दो मेमोरी लोकेशंस के बीच में। अगर आपकी वैल्यूज एक्सचेंज हो रही है तो आप XCHG यानी एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का यूज करते हो। तो जनरल पर्पस डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर कौन से दो इंस्ट्रक्शंस आ गए, मूव आ गया और एक्सचेंज आ गए,
दो याद हो गए? ओके। देन यू हैव स्टैक मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। स्टैक मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास है पुश। पुश का मतलब क्या है? अब देखो ये स्टैक से डील कर रहा है। पुश का मतलब आपको पता है, हमने एफडीएस पढ़ा हुआ है ना? पुश का मतलब क्या? आप क्या कर रहे हो? इंसर्ट कर रहे हो उस वैल्यू को इनसाइड द स्टैक, दैट्स इट। पॉप का मतलब रिमूव कर रहे हो उस वैल्यू को फ्रॉम द स्टैक। पुश ए के मतलब है ये सारे के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर पुश कर देगा, ठीक है? वो जो स्टैक है देखो, पुशेस ऑल द जनरल पर्पस रजिस्टर्स ऑन टू द स्टैक। समझ में आ गई बात? देन पॉप ए मतलब कि ये पॉप कर देगा सारे के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स को फ्रॉम द स्टैक, ठीक है? तो ये क्या हो गया? स्टैक मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हो गया। देन यू हैव टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस। टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके पास कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं? देखो, CWD, CDQ, देन यू हैव CBW, CWDE, मूव SX एंड मूव ZX। तो इसमें क्या है? देखो, ये जो CWD है, CDQ है, CBW है, CWDE है, ये चारों क्या करने वाले हैं? आपके डेटा को अलग अलग साइजेस के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो हर बार हमें कोई ना कोई डिफरेंट अगर साइज चाहिए होगा, डिजायर्ड होगा, तो हम क्या कर देंगे? उसको ये वाले टाइप कन्वर्जन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके उसको डिफरेंट साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चारों को आप एक ही याद रख सकते हो कि ये चारों क्या करने वाले हैं? कन्वर्ट करने वाले हैं डेटा को इनटू डिफरेंट साइजेस। ओके, देन यू हैव दिस व्हाट? मूव एसएक्स। मूव एसएक्स का मतलब क्या है? साइंड वैल्यू। ओके, साइंड वैल्यू को ये क्या कर देगा? मूव कर देगा। सो दिस विल मूव अ साइंड वैल्यू एंड देन उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है? मूव ZX का मतलब ये अनसाइंड वैल्यू को मूव करेगा एंड एक्सटेंड कर देगा। समझ में आ गई बात? ओके। देन यू हैव बाइनरी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इधर इधर, ठीक है? इनमें आपको 3 याद रखना है। फर्स्ट, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल पर्पस, देन यू हैव स्टैक मैनिपुलेशन, देन यू हैव टाइप कन्वर्जन। आपको जितने याद रहते हैं उतने लिखना। सब बिल्कुल जरूरी नहीं है यू हैव टू राइट ऑल द वर्ड्स। आपको जितने याद रहते हैं इंस्ट्रक्शंस आप उतने लिखना। जनरल पर्पस में मूव और एक्सचेंज, स्टैक में पुश पॉप, पुश ए, पुश पॉपी, देन टाइप कन्वर्जन में आपके ये CWD, CDQ, CBW, CWDE, ये चारों क्या करने वाले हैं? डेटा को डिफरेंट साइज में कन्वर्ट करने वाले हैं। मूव SX आपका क्या करेगा? साइंड वैल्यू को मूव करके एक्सटेंड कर देगा। मूव ZX क्या करेगा? आपके अनसाइंड वैल्यू को मूव करके एक्सटेंड कर देगा, ठीक है? याद हो गए? देन बाइनरी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें क्या है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ऑन बाइनरी नंबर्स, ठीक है? देखो भाई यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप रीड कर सकते हो उसको। हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। एडिशन इंस्ट्रक्शन, ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? 2 नंबर्स को ऐड कर देगा। ADC ये क्या करेगा? ऐड तो करेगा लेकिन कैरी के साथ ऐड करेगा। ये कब यूज होगा? जब आपका मल्टी बाइट एडिशन होता है ना, तब। तो दिस एड्स विद द कैरी ऑल्सो, adds with the carry, that's why ADC. then you have INC यानी कि INC से क्या याद आएगा? इंक्रीज। सो ये क्या करने वाला है? इंक्रीज कर देगा वैल्यू को बाय 1, ठीक है? अब ये AAA ये तो आपने देखा ही होगा, ASCII के लिए यूज होता है। तो ये ASCII एडजस्ट फॉर एडिशन होता है। क्या होता है? ASCII एडजस्ट फॉर एडिशन। इसको BCD ऑपरेशंस में यूज करते हैं। देन यू हैव DAA, ये क्या है? डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन, ठीक है? तो ये भी अगेन BCD ऑपरेशंस के अंदर यूज होता है। तो ऐड क्या करेगा? एडिशन करेगा 2 नंबर्स की। ADC क्या करेगा? ऐड करेगा विद द कैरी। INC इंक्रीज करेगा एक वैल्यू को बाय 1। AAA ASCII एडजस्ट फॉर एडिशन, BCD ऑपरेशन में यूज होता है। DAA डेसिमल एडजस्ट फॉर एडिशन, ये क्या करेगा? अगेन BCD ऑपरेशंस में यूज होता है। सो वो एडिशन के इंस्ट्रक्शंस हो गए। सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शंस देखो, सब बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देगा एक नंबर को दूसरे नंबर से। SBB क्या है? सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, करेक्ट? सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, अगेन मल्टी बाइट सब्ट्रैक्शन के अंदर ये यूज होता है। देन यू हैव DEC, तो ऊपर INC इंक्रीज था तो नीचे DEC क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा बाय, जो आपकी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1, ठीक है? देन यू हैव AAS और DAS, तो ये AAS और DAS क्या है? आपके ASCII एंड डेसिमल एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो ऊपर ये वाला जो है एडजस्ट क्या हो गया आपका? ASCII एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड DAS क्या हो गया आपका? डेसिमल एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? देन यू हैव CMP से क्या याद आएगा आपको? कंपेयर, है ना? तो कंपेयर करेगा ये 2 वैल्यूज को, ठीक है? कंपेयर, CMP इंस्ट्रक्शन कंपेयर करेगा 2 वैल्यूज को। देन यू हैव NEG मींस, NEG से क्या याद आएगा? नेगेटिव, ठीक है? तो ये क्या करने वाला है? एक वैल्यू को नेगेट कर सकता है, ठीक है? 2's कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस हो गए।
ओके, देन यू हैव कंपैरिजन एंड साइन चेंज इंस्ट्रक्शन। तो वही है, देखो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको जो बताया है ना, कंपेयर करने वाला है दो वैल्यूज को, और साइन चेंज के लिए हम नेगेशन वाला यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन। देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मल यूज करते हैं। ये मल जो है ये अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये अनसाइंड और साइंड ये मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको समझाए हुए हैं। आई वॉन्ट यू ऑल, और जिनको भी याद है या फिर याद नहीं है तो सर्च, ठीक है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट कमेंट डाउन, ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं उनको समझ में आ जाए और याद आ जाए, ठीक है। तो मल क्या है, अनसाइंड मल्टीप्लीकेशन। आई मल क्या है, आपका साइंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिवीजन के अंदर भी वही है, डिव होता है अनसाइंड डिवीजन के लिए और आई डिव होता है आपके साइंड डिवीजन के लिए। तो ये हो गए आपके सारे के सारे क्या, आपके वो वाले इंस्ट्रक्शंस जो कि हैं बाइनरी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ओके, थर्ड आपका डेसिमल होगा, आई थिंक सो, यस, डेसिमल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो डेसिमल अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, दो इसमें क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, पहले ये समझ लो, दीज आर यूज्ड फॉर योर बीसीडी, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल अरिथमेटिक के लिए यूज होता है, जहां पे हर डिजिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 4 बिट। Each digit will represent 4 bits. Then you have first packed BCD adjustment instruction. Then you have unpacked BCD adjustment instructions. ठीक है। तो जो पैक्ड बीसीडी एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपको DAA मिलेगा। DAA मतलब ये एडजस्ट करेगा रिजल्ट को आफ्टर एडिशन। तो यहाँ पे DAA को आप कैसे समझोगे, एडजस्ट रिजल्ट द आफ्टर एडिशन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है DAS, ये क्या करेगा, रिजल्ट को एडजस्ट करेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है आपके पैक्ड बीसीडी एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस। अगेन DAA क्या है, ये रिजल्ट को एडजस्ट करेगा आफ्टर एडिशन, DAS एडजस्ट करेगा रिजल्ट को आफ्टर सब्ट्रैक्शन। देन यू हैव अनपैक्ड बीसीडी एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शन। तो अनपैक्ड में क्या है, AAA का मतलब आपको पता है क्या है, ASCII एडजस्ट फॉर एडिशन हमने देखा था। AS का क्या है, वही है ASCII एडजस्ट फॉर सब्ट्रैक्शन। AM का मतलब करेक्ट, ASCII एडजस्ट फॉर मल्टीप्लीकेशन। AAD का मतलब एग्जैक्टली ASCII एडजस्ट फॉर डिवीजन, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके अनपैक्ड बीसीडी एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस, ये तो इजीली याद रह जाएंगे। ओके, देन फोर्थ आपका है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है। द ग्रुप ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, फर्स्ट है आपका बुलियन ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बुलियन ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में आपका एंड आ जाएगा। एंड कब होगा, वही परफॉर्म क्या करेगा, ये बिटवाइज एंड ऑपरेशन। और क्या करेगा, अगेन बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक्सॉर क्या करेगा, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देन नॉट आपका इन्वर्ट कर देगा सारे बिट्स को, है ना। देन यू हैव बिट टेस्ट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन। बिट टेस्ट एंड मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन में जो आपका बिट है, ठीक है, BT, ठीक है, उसको BIT मत करना, BT कर लेना। BT इज देयर विच इज द टेस्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे जैसे कि आपको एक स्पेसिफिक बिट को टेस्ट करना है, सो वो स्पेसिफिक बिट को टेस्ट करने के लिए यू यूज BT कमांड, ठीक है, BT इंस्ट्रक्शन। देन यू हैव BTS। BTS में क्या होने वाला है, ये आपका सेट कर देगा स्पेसिफिक बिट को, ठीक है। BTS क्या करता है, सेट कर देगा एक स्पेसिफिक बिट को। देन यू हैव BTR। BTR क्या कर देगा, रीसेट कर देगा उस स्पेसिफिक बिट को, ठीक है। देन यू हैव BTC। तो BTC क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि टॉगल कर देगा उस बिट को। समझ में आ गई मेरी बात, ओके। देन यू हैव बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन। बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन में क्या होने वाला है, बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन में सी यू हैव BSF एंड BSR। तो BSF क्या करने वाला है, ये क्या फाइंड करेगा, फर्स्ट सेट बिट from lowest to highest, ठीक है। तो this finds first set bit from lowest to highest. Then you have BSR, ये क्या फाइंड करेगा, फर्स्ट सेट बिट लेकिन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो ये इसलिए रिवर्स फॉर्मेट हो गया, इसलिए R है इसका नाम, ठीक है, BSR। और BSF में आपको फर्स्ट से चलना है, फ्रंट से, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, बिट स्कैन इंस्ट्रक्शन। देन यू हैव शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में देखो SAL और SHL, ये जो दो है ना, ये क्या शिफ्ट करने वाले हैं, ये शिफ्ट कर देंगे बिट्स को लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है बाय 2, इसके वजह से ये क्या हो जाते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं बिट्स, ठीक है। देन यू हैव SAR एंड SHR। तो ये शिफ्ट क्या कर देंगे, ऑब्वियसली राइट में कर देंगे। इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है बाय 1,
ठीक है, डिवीजन होता है बाय 1। देन यू हैव SHLD एंड SHRD। SHLD एंड SHRD, इसमें क्या होने वाला है, आपका डबल वर्ड सपोर्ट होता है एंड बेसिकली शिफ्ट करते वक्त आपको डबल वर्ड सपोर्ट मिलता है। क्लियर? सो दैट इज ओनली द थिंग, जितने याद रहते हैं बस उतने लिखना। आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरीवन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ रोटेट इंस्ट्रक्शन, रोटेट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होने वाला है, देखो ROL, then ROL and then ROR, then RCL and RCR, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़े, शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़े, वैसे ये रोटेट करने के लिए है, लेफ्ट को रोटेट, राइट को रोटेट। ऊपर क्या कर रहे थे हम, लेफ्ट में शिफ्ट, राइट में शिफ्ट, ठीक है। तो वैसे है, वैसे यहाँ पे है बाइट सेट ऑन कंडीशन। बाइट सेट ऑन कंडीशन के अंदर आपके पास सेट CC है। क्लियर? सो दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको अभी रोटेट का बताया है ना, रोटेट में हम क्या करने वाले हैं, बिट्स को लेफ्ट में रोटेट कर देंगे, यानी कि कैरी बिट इंक्लूड होगी। करेक्ट है मेरी बात? वैसे ही ROR है, ROR में हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे बिट्स को राइट में। वैसे RCL क्या आएगा, रोटेट करेगा लेफ्ट में थ्रू कैरी ऑल्सो, इसलिए C प्रेजेंट है। वैसे ही RCR रोटेट कर देगा राइट में थ्रू कैरी। फ्लैग सेट ऑन कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, बाइट सेट ऑन कंडीशन, सेट CC। तो ये सेट C क्या करने वाला है, सेट C सेट कर देगा कैरी फ्लैग को इफ देयर वाज अ कैरी इन द लास्ट ऑपरेशन, ठीक है, एक ही सीध रखना सेट C। सो ये क्या करेगा, कैरी फ्लैग को सेट कर देगा इफ देयर वाज अ कैरी इन द लास्ट ऑपरेशन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड एक और होगा, और है, चलो, लूप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। यस, दैट वाज आई एम थिंकिंग। पेज थोड़ा सा जो है ना, ये 5th पेज जो है ना, 5th वाला, ये टेस्ट इंस्ट्रक्शन, आई वाज थिंकिंग कि एक है ना। तो टेस्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर टेस्ट आ जाएगा विच परफॉर्म्स अ बिटवाइज एंड ऑपरेशन बट डज नॉट चेंज द ऑपरेंड वैल्यूज, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है। सी, इसके अंदर क्या मुझसे हुआ ना, ये वाला पेज जो है ना, बस ये लास्ट पेजेस ही हैं, तो दोनों शफल हो गए। पहले ये वाला पेज आना चाहिए, देन वो वाला, ठीक है। तो आप इसको समझ लो। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हम 5th पढ़ेंगे। तो जो 80386 है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, बोथ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि सिंपल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके इंस्ट्रक्शंस कौन से यूज होंगे, जो कि आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकें, ठीक है। प्रोग्राम के अंदर जो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है ना, उसको चेंज करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। तो देख लो यहाँ पे, जैसे कंडीशनल हो गए, तो कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर क्या करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस दैट इफेक्ट द फ्लैग रजिस्टर। एंड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर क्या करता है, दीज आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। ओके, इसको एक एक करके देखते हैं। यू हैव फर्स्ट जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जंप इंस्ट्रक्शन है आपके पास, दैट इज JMP, ठीक है। JMP क्या करेगा, डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो टू अ न्यू लोकेशन इन द कोड, है ना, इसको यूज किया होगा आपने। देन यू हैव कॉल इंस्ट्रक्शन, कॉल में क्या करते हो आप, कॉल करते हो एक फंक्शन को, ठीक है, बेसिकली। देन यू हैव रिटर्न एंड रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, तो इसमें आता है रेट एंड IRET। रेट क्या करने वाला है आपका, RET रिटर्न करेगा फ्रॉम अ सब रूटीन, सब रूटीन यानी कि फंक्शन ही, ठीक है। तो ये फंक्शन को रिटर्न करवाएगा। IRET क्या करवाएगा, रिटर्न करवाएगा फ्रॉम एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। ओके, इंटरप्ट सर्विस रूटीन यानी कि इंटरप्ट फंक्शन। ओके, देन यू हैव अनसाइंड कंडीशनल ट्रांसफर्स। तो अनसाइंड के अंदर आपका JA JNA, ठीक है, ऐसे आने वाले हैं, ठीक है। JA JNA JAE JNAE लाइक दिस, ठीक है। तो इनमें से ये सब क्या करने वाले, जो AA जिनके लास्ट में है ना, ये जंप अबव के लिए है, जिसमें JNA है इसका मतलब नॉट अबव, ठीक है। JAE अगर आपको दिख रहा होगा, तो JAE मतलब कि जंप इफ अबव और इक्वल, है ना। और अगर JNAE दिख रहा है, इसका मतलब जंप नॉट अबव और इक्वल, ठीक है। JB का मतलब जंप इफ बिलो, है ना। और JNB का मतलब जंप नॉट बिलो। JBE का मतलब है जंप इफ बिलो और इक्वल, ठीक है। और JNBE का मतलब है जंप बिलो और इक्वल, ठीक है। तो वही सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, देन यू हैव साइंड कंडीशनल ट्रांसफॉर्म्स। साइंड कंडीशनल ट्रांसफॉर्म्स के अंदर भी वही है, देखो JG का मतलब जंप इफ ग्रेटर, ठीक है, अगर ग्रेटर होगा तो जंप करो। JNG का मतलब अगर ग्रेटर नहीं है तब जंप करो,
ठीक है। जे जी ई का मतलब क्या है, जब आपका ग्रेटर और इक्वल हो तब जंप करना है, और जे एन जी ई का मतलब है जब ग्रेटर नहीं है या और इक्वल है तब आपको इसको जंप करना है। ठीक है। जे एल का मतलब जंप इफ लेस, जे एन एल का मतलब जंप इफ नॉट लेस। ठीक है। जे एल ई का मतलब जंप कब करना है, आपको लेस है और इक्वल है तब आपको जंप करना है। जे एन एल ई का मतलब है जंप तब करना है जब नॉट लेस हो और इक्वल हो। ठीक है। ओके, सो दीज वर ऑल। ठीक है। इसके बाद ये सिक्स्थ, देन यू हैव टू कम हियर। ठीक है। तो जो हमने फिफ्थ पेज देख लिया, उसके बाद कम इन दिस लूप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो ये भी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं। तो लूप इंस्ट्रक्शन है, लूप इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके पास लूप हो गया, लूप ई, लूप एनी, ये तीनों क्या करने वाले हैं, लूप बेस्ड काउंटर वैल्यू करने वाले हैं। ठीक है। लूप बेस्ड ऑन द काउंटर वैल्यू क्या है, सिंपली आपको पता है, रिपीटेड एग्जीक्यूशन के लिए यूज करे जाते हैं। देन यू हैव एग्जीक्यूटिंग लूप और रिपीट 0 टाइम्स। तो इसके अंदर है जी सी एक्स जेड। तो ये जंप करेगा जब आपका सी एक्स रजिस्टर 0 होगा। सी एक्स रजिस्टर जब 0 होगा तब ये जंप करेगा। ठीक है। देन यू हैव सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स। तो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स के अंदर ये क्या करने वाला है, दिस क्रिएट एन इंटरप्ट मैनुअली इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो अगर इंट एन है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इंटरप्ट हैंडलर को कॉल करेगा। ठीक है। इनटू क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा अगर ओवरफ्लो हो गया है तो। बाउंड करेगा, बाउंड जो है ये क्या करेगा, चेक करेगा एरे बाउंड्स को। ठीक है। एरे बाउंड्स को चेक करेगा। So these were the software generated interrupts. Then sixth वाला you have string और character translation instruction. String और character translation instruction के अंदर this is used to manipulate text and arrays. ठीक है। तो first क्या है आपका set of primitive string operation, जिसमें आपका move है, moves क्या करेगा, moves एस है। ठीक है। मूव्स क्या करने वाला है, मूव करेगा आपकी स्ट्रिंग को। CMPS कंपेयर करेगा आपके दो स्ट्रिंग्स को। SCAS ये स्कैन करेगा आपके दो स्ट्रिंग्स के बीच में। ठीक है। देन यू हैव LODS, ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को लोड करेगा इनटू द रजिस्टर। ठीक है। वैसे यू हैव STOS, ओके, ये स्टोर करता है स्ट्रिंग को फ्रॉम द रजिस्टर। ठीक है। स्टोर्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ रजिस्टर। देन यू हैव कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर, where you have the instructions which can modify your CPU flags. Okay, तो you have CLD and STD. CLD से क्या समझ में आ रहा है, ये आपका जो डायरेक्शन फ्लैग होता है उसको क्लियर कर देगा। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस के अंदर यूज होता है। देन यू हैव STD जो कि आपके डायरेक्शन फ्लैग्स को सेट कर देगा। ठीक है। देन यू हैव रिपीट प्रेफिक्सेस। रिपीट प्रेफिक्सेस के अंदर यू हैव REP, REPE, REPZ, ये रिपीट करेगा while इक्वल और 0। ठीक है। वैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, REPNE और REPNZ। ठीक है। तो ये कब रिपीट करेगा, जब आपका नॉट इक्वल या फिर नॉट 0 होगा तो। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही आपको भी याद आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या होने वाला है। क्लियर। देन सेवेंथ वन। ठीक है। हमने क्या देख लिया, सिक्स्थ देख लिया। नाउ लेट अस सी सेवेंथ वाला। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। सो दीज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड मशीन लैंग्वेज सपोर्ट फॉर फंक्शंस नॉर्मली फाउंड इन द हाई लेवल लैंग्वेज। दीज इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड एंटर एंड लीव। ठीक है। तो ये एंटर एंड लीव ये इसमें हम यूज करते हैं। एंटर का मतलब आपको पता है क्या करने वाला है, ये आपके स्टैक फ्रेम को सेटअप कर देगा फॉर अ फंक्शन, और लीव क्या करेगा, क्लीन कर देगा आपके स्टैक फ्रेम को इफ द एंड ऑफ द फंक्शन इज अचीव्ड। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये सेवेंथ था ना, ये वाला पेज हमने देख लिया है। नाउ लेट अस वी हैव फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो कि आपका 8th है। ठीक है। फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तो इसके अंदर देख लो, द फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड अ मेथड फॉर डायरेक्टली चेंजिंग द स्टेट ऑफ बिट्स इन द फ्लैग रजिस्टर। ठीक है। तो जो आपके बिट्स है ना प्रेजेंट, ठीक है, उनको डायरेक्टली चेंज करने के लिए, उनके स्टेट को डायरेक्टली चेंज करने के लिए ये फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है। फर्स्ट यू हैव कैरी एंड डायरेक्शन फ्लैग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो STC क्या करेगा, कैरी फ्लैग को सेट कर देगा, सेट कैरी फ्लैग। ठीक है। देन यू हैव CLC, ये क्या कर देगा, आपके क्लियर कर देगा कैरी फ्लैग को। देन यू हैव CMC, CMC क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी टॉगल कर देगा कैरी फ्लैग को।
ठीक है। देन यू हैव CLD, CLD विल क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग। देन यू हैव STD जो कि सेट कर देगा डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। देन फ्लैग ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, यू हैव ये फ्लैग ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्लैग वैल्यूज को टू रजिस्टर्स, ठीक है, या फिर मेमोरी। LAHF क्या करने वाला है, ये लोड करेगा फ्लैग को इनटू AH रजिस्टर, लोड फ्लैग को इनटू AH रजिस्टर, बीच में AH है ना और F है तो AH फ्लैग, ठीक है। तो जो ये L का मतलब लोड, तो ये लोड कर देगा फ्लैग्स को इनटू AH रजिस्टर। देन SAHF, अब आप खुद बनाने की कोशिश करो, S का मतलब स्टोर है, so you are correct, स्टोर AH रजिस्टर इनटू फ्लैग्स। पुश F, पॉप F, पुश F क्या कर देगा, पुश F आपका पुश कर देगा फ्लैग्स को इनटू द स्टैक, एंड पॉप क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, है ना, फ्लैग में से, सॉरी फ्लैग्स को आपके स्टैक में से। देन यू हैव को प्रोसेसर इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस, को प्रोसेसर इंटरफेस इंस्ट्रक्शंस के अंदर दीज इंक्लूड ESC एंड वेट। अब आपको पता है ESC मतलब एस्केप इंस्ट्रक्शन है ना, ये यूज कब किया जाता है, टू सेंड कमांड्स टू द को प्रोसेसर। देन वेट इंस्ट्रक्शन वेट्स फॉर द को प्रोसेसर टू फिनिश द एग्जीक्यूशन। Then you have segment register instructions. So the instructions that deal with the segment registers are segment register transfer instructions, जिसके अंदर आपके पास move दिखेगा, segreg है ना, ये क्या करता है ना, move segreg कॉमा रैग, ये मूव करता है डेटा को इनटू अ सेगमेंट रजिस्टर। अब आपको पता है कौन से सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, CS, DS, SS, ES, FS, GS, ये आपके सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं। देन पुश सेग्रेग एंड पॉप सेग्रेग, ये क्या करने वाले हैं, ये बेसिकली पुश और पॉप करने के लिए सेगमेंट रजिस्टर्स को यूज होते हैं। देन यू हैव कंट्रोल ट्रांसफर टू अनदर एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट्स, ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर, तो यहाँ पे क्या है, JMP फार, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, JMP फार, कॉल फार, फॉर नहीं है फार है, एंड रेट फार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जंप या फिर कॉल कर सकते हैं हम फार एड्रेस को, फार एड्रेस मतलब कि सेगमेंट ऑफसेट, ओके। देन यू हैव डेटा पॉइंटर इंस्ट्रक्शंस, तो यू हैव यहाँ पे LDS इज देयर, LES इज देयर, LFS इज देयर, LGS एंड LSS, तो ये क्या करने वाले हैं, सब लोड सेगमेंट रजिस्टर करेंगे अलोंग विद द पॉइंटर, ठीक है। देन यू हैव इंटरप्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर सेगमेंट, ठीक है। तो इंटरप्ट रिलेटेड सेगमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए थे, इंट इनटू बाउंड एंड डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे इंट ए बोलना, ठीक है, इसको इंट ए इज फॉर द इंटरप्शंस, एक्नॉलेज इंटरप्ट करने के लिए। देन इनटू के अंदर इंटरप्ट्स एंड ओवरफ्लो, बाउंड के अंदर चेक्स एरे, इंडेक्स बाउंड्रीज एंड आईनेट और आईरेट के अंदर यू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट, ठीक है। देन यू हैव मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस के अंदर 4 ही इंस्ट्रक्शंस हैं। यू हैव फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन, देन नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एड्रेस कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर LEA है, LEA क्या करेगा, लोड करेगा इफेक्टिव एड्रेस को इनटू द रजिस्टर, लोड इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन यानी कि नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन डज नथिंग, ठीक है, NOP यानी कि नथिंग, इट डज नथिंग, यूज्ड फॉर टाइमिंग डिलेज ओनली, ओके। ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन एक्सलेट, एक्सलेट क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा एक बाइट को इनटू अ लुकअप टेबल, क्लियर। देखो ये सब थे आपके पूरे पूरे इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स असेंबली इंस्ट्रक्शंस है ये आपके, यहाँ पे यूनिट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस के मतलब मैंने आपको समझा दिए हैं, इतना आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हाँ मैंने इसलिए बताएं कि आपको कोई ना कुछ तो याद रहे, ठीक है। आपको अभी 2-3 भी याद रहे तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आया है, उनका सबका मतलब आपको समझ में आया है। अब मैं आपको क्या करूंगी, वो चीट शीट भेज दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर, डेफिनेटली आपको इजीली हर चीज, आपको जब टाइम मिले ना आप बैठ के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, तो आप सिंपली ऐसे ही लर्न भी कर सकते हो उनको, ठीक है। तो बहुत सारे आपके क्या थे, 11 आपके टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप उन सबको याद रखना, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इतने याद तो एग्जामिनर को भी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2-2 या 3-3 इतने आपको पर 11 में से आपको कर लेना है, ठीक है। याद कर लो, आपको सिंपली आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन का मतलब तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ इंस्ट्रक्शंस याद रखना जरूरी है, ताकि फिर उसका मतलब भी आप याद रख सको, ठीक है।
है। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनिट था, ठीक है। एंड आज जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी से मैंने रिकॉर्ड किया बिकॉज मोबाइल में रिकॉर्डिंग इज वेरी हेक्टिक, लेकिन ठीक है मैंने किया है। एंड ये सारे नोट्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। अब देखो 2 चैनल्स हो गए फॉर सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, दोनों के लिए अगर आपको चाहिए इफ यू हैव बैक इन सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के अंदर पूरे के पूरे नोट्स, तो दोनों भी आप ले सकते हो, प्राइस कम है दोनों का। देन एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सेमेस्टर 4 के लिए भी चैनल है जिसमें आपको पूरे सेमेस्टर 4 के लिए सब्जेक्ट्स मिलेंगे इफ यू आर ऑल क्लियर, ठीक है। तो दोनों में से दोनों के भी गूगल फॉर्म के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। दोनों के प्राइसेस अलग है, डोंट थिंक कि दोनों के प्राइस सेम है, दोनों के प्राइस अलग है। जो भी आपको परचेज करना है एज पर योर रिजल्ट आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। एवरी नोट एवरीथिंग, ठीक है, पीपीटी से लेके हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू अपलोड ओवर देयर एंड मोस्टली 60% नोट्स तो अपलोड हो चुके हैं। आई विल अपलोड द रिमेनिंग वर्ड्स एंड इनसेम की डेट्स आपकी आ चुकी हैं, 10th ऑफ मार्च से आपका इनसेम है। तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। एंड ये माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये थोड़ा सा आपको टिपिकल जा सकता है। अब ये लास्ट वाला इंस्ट्रक्शंस वाला अगर आपको थोड़े भी याद रहते हैं तो प्लीज ट्राई टू राइट इट इन द एग्जाम्स। बिल्कुल भी इन इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट को ऐसा स्किप में नहीं डाल देना है, या फिर ऐसा जो ऑप्शन में होता है ना उसको नहीं डाल देना है, क्योंकि अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, है ना। तो फॉर द सेफर साइड आप 2-3 तो याद करके जाओ, ठीक है, एटलीस्ट कि 5 मार्क्स का आपका तैयार हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, इतना तो याद करके जाओ। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको 11 के 11 एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल नहीं, बस ठीक है आप इनको ऐसे नेम दे सकते हो 11 जो भी है, डेटा, मूवमेंट, बाइनरी, अरिथमेटिक, डेसिमल। स्टार्टिंग के 5-6 तो बहुत ही सिंपल है, तो जो स्टार्टिंग के 5-6 बस उतने करके जाओ, ठीक है। तो आपको कंप्लीट 4-5 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं अगर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो तो। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको 11 के 11 एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अगर लिखा है तो यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है, नो ऑप्शन। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट थिंग। देन जैसे कि मैंने आपको मोड्स पढ़ाए हैं ना, तो वो मोड्स भी ध्यान में रखना। डायरेक्ट मोड, जो मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड थे ना, बहुत सिंपल है एंड उनको भी मैं एग्जांपल जो है ना एकदम परफेक्टली आपको एक चीट शीट में डाल के दे दूंगी, क्योंकि ये हाँ मतलब मुझे पता है हैंड रिटन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है कमांड्स में एंड ऑल, तो मैं आपको एकदम प्रिंटेड फॉर्मेट में वो चीट शीट दे दूंगी ताकि आपको वो बहुत इजीली समझ में आ जाए। एंड एवरीथिंग आई विल बी अपलोडिंग ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ओनली, तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट से पढ़ा दिया, लेकिन एवरीथिंग आई एम नॉट गोइंग टू गिव ऑन हियर, ठीक है। जो लोगों ने वहां पे दे हैव ट्रस्टेड मी, तो डेफिनेटली वहां पे मुझे उन लोगों को चीजें ज्यादा देनी है। Many students have already joined, you can also join, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, आपका यूनिट 1 ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कहीं पर भी डाउट हो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, 2-3 बार देख लेना। एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई सून एज पॉसिबल। लेकिन उससे भी पहले आप नोट्स देख लेना, ठीक है। नोट्स यही नोट्स हैं एंड वो चीट शीट जो मैं आपको डालने वाली हूँ, ठीक है। तो दोनों रेफर करने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी ऑन द गूगल, आपका जो कमेंट सेक्शन है इस पर वीडियो के नीचे, आप डेफिनेटली मुझे बता देना। एंड आपको क्या चीज जल्दी चाहिए, डेफिनेटली यू कैन टेल मी। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। देखो मेरे लैपटॉप का इशू है, दैट्स व्हाई द वीडियोस के अंदर डिले हो रहा होगा, बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।